आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 8 बजे मैं जब मीरपुर गांव की सड़क पर पहुंचा तब मुझे ना तो वहां कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई सवारी। बस सुनसान सड़क और चारों तरफ फैला जंगल। पैरों की मदद लेने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। पैदल पैदल अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मेरे बढ़ते कदमों को रोक दिया। कहाँ जाइएगा बाबूजी? आवाज सुनते ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक साइकिल रिक्शा खड़ी है। रिक्शे के ऊपर करीब 21-22 साल का लड़का बैठा हुआ था। तभी मैंने कहा, हाँ, वो मुझे नदी के घाट तक जाना था। असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। सुना है शीतला घाट में जो गांव है वहाँ के लोग बिना किसी बीमारी के मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मेरी सारी बात सुनकर एक दफा उस रिक्शा वाले ने मुझे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखा, फिर मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही रिक्शा में बैठा तब उसने रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, शीतला गांव के लोग मर नहीं रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। दरअसल उस गांव में एक पिशाच का आतंक है, वही गांव के लोगों को मार रहा है। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले को हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत सुना है पिशाच के बारे में, इसलिए उसी से तो मिलने आया हूँ। इस पर रिक्शा वाले ने गंभीर आवाज में कहा, मजाक मत उड़ाइए साहब, आप शहर के लोग हैं, आप लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर जब देखेंगे ना तो हवा निकल जाएगी। और वैसे भी इस वक्त आपको कोई नाविक नहीं मिलेगा। इस पर मैं बोला, तुम चलो तो सही, हो सकता है कोई नाविक मिल जाए। इसके बाद ना तो मैं कुछ बोला और ना ही वो रिक्शा वाला। रास्ते पर फैले सन्नाटे को चीरती हुई रिक्शा चली जा रही थी। कुछ देर बाद रिक्शा नदी के तट पर रुकी। मैंने रिक्शा में बैठे बैठे नदी में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां एक भी नाविक नहीं था। वहां किसी भी नाविक को ना पाकर रिक्शा वाले ने मेरे से कहा, देखा साहब, कहा था ना कोई नाविक नहीं मिलेगा। देखिए, आप मेरी बात मानिए, वापस लौट जाइए। अगर वापस नहीं लौट रहा है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अकेले रहता हूँ। इससे पहले कि मैं उस रिक्शा वाले को कुछ बोल पाता, उसी वक्त पानी में चप्पू चलाने की आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर नदी की ओर देखा तो एक नाव हमारी ओर चली आ रही थी। वो नाव नदी के तट पर आकर रुकी। मैं रिक्शा से उतरकर घाट के थोड़ा करीब गया और नाविक से बोला, भैया, शीतला घाट चलोगे? शीतला घाट का नाम सुनकर पता नहीं उस नाविक को क्या हो गया जो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे मरना नहीं है। इस पर मैंने कहा, देखो, तुम 4 गुना भाड़ा ले लेना, बस मुझे शीतला घाट तक पहुंचा दो। जिस पर उस नाविक ने कहा, नहीं साहब, मुझे पैसों से ज्यादा अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं जा सकता। पहले तो वो नाविक नहीं मान रहा था, मगर हाथ पैर जोड़कर थोड़े ज्यादा पैसों का लालच दिखाने पर वो मान गया। फिर मैंने उस रिक्शा वाले का भाड़ा क्लियर किया और उस नाविक की नाव में बैठकर शीतला गांव की ओर निकल पड़े। पानी में चलती नाव और नाविक दोनों ही अशांत थे। इसी बीच माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए मैंने नाविक से पूछा, अच्छा, तुमने कभी उस पिशाच को देखा है? इस पर नाविक बोला, चुप रहिए साहब, यहाँ उसका नाम मत लीजिए। मैंने सोचा एक तो ये नाविक बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है, उस पर अगर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। यही सोचकर मैंने अपने मुंह पर ताला मार लिया। कुछ देर बाद नाव एक घाट पर रुकी। आसपास ना तो कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान।
अभी मैं नाव से उतर ही रहा था कि तभी नाविक बोला, साहब जल्दी मेरा भाड़ा दे दीजिए, मुझे निकलना है। इस पर मैंने अपने जेब से बटुआ निकालते हुए नाविक से कहा, हाँ दे रहा हूँ, भाग नहीं जाऊंगा तुम्हारा भाड़ा लेकर। मैंने जैसे ही उस नाविक को भाड़ा दिया कि वो एकदम से नाव घुमाकर सरपट वापस लौट गया। खैर मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा और मुझे जिस ओर रास्ता दिखा मैं उधर ही चलने लगा। उस जगह पर कुछ तो अजीब था जो मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। खैर शायद रास्ता खाली है इसलिए ऐसा होगा, यही सोचकर मैं चलता रहा। मुझे चलते हुए अब 10-12 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी घर नहीं दिखा था। और थोड़ी दूर चलते ही मुझे रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा। मेरे भीतर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि मैं और चलकर गांव की तलाश करूं, इसलिए मैं रात भर पनाह लेने के इरादे से उस छोटे से घर की ओर जाने लगा। भगवान से यही मना रहा था, बस इस घर में पनाह मिल जाए। मैं जैसे ही उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को मेरे आने का पता कैसे चला। तभी उस आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात गए, यहाँ क्या काम है? फिर मैंने उस आदमी को सारा कुछ खुलकर बता दिया। सारी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे घर के अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी मैंने पूछा, अच्छा अगर मेरी जगह पिशाच होता और आप दरवाज़ा खोल देते हैं तो? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पिशाच के कदमों की आवाज़ नहीं होती और आप जब आए तो आपके कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये पिशाच है क्या और आया कहाँ से है? इस पर वो आदमी बोला, सुनना चाहेंगे? सुनिए। आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ महीनों पहले हमारे गांव में एक लड़का था। उसे ओझा जादू टोना में बहुत रुचि थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार पिशाच को बुलाए। उसने पिशाच को बुलाने का मंत्र भी सीख लिया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि पिशाच को बुलाने के बाद एक और मंत्र से उसे वापस भेज दिया जाता है। इस बात से अनजान उस लड़के ने पिशाच को बुलाया, लेकिन वो उसे वापस नहीं भेज पाया और तभी से उस पिशाच का गांव में आतंक है। ये सारी बातें सुनकर मैं कुछ बोलने जा ही रहा था कि अचानक ही मैं बहुत जोर जोर से खांसने लगा। मैंने आसपास देखा मगर पानी कहीं नहीं था। तभी उस आदमी ने बोला, आप बैठिए, पास ही में कुआं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो शख्स घर से निकलकर जाने लगा। मगर तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि उस आदमी के कदमों की आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही है। मैं थोड़ा घबरा गया और मन ही मन में सोचा, कहीं ये आदमी पिशाच? ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। फिर कुछ ही देर में वो आदमी बाल्टी लेकर घर में आया। वो जब मेरी ओर आ रहा था तब मैंने उसके कदमों की आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन सच में उसके पैर ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। अब तक मैं बुरी तरह से सहम चुका था। तभी वो आदमी मेरे पास आया और बाल्टी को मेरे मुंह के सामने करते हुए बोला, हाँ लीजिए पानी। पानी पीने के लिए मैंने जब अपना चेहरा बाल्टी की तरफ मुड़ाया तो मैं ठिठक कर पीछे गिर गया, क्योंकि बाल्टी में पानी नहीं बल्कि खून था। मैंने एकदम से अपनी निगाहें उस आदमी की ओर घुमाई तो मेरा कलेजा कांप गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरा बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा
कहीं से भी आम इंसानों की तरह नहीं था। मैं समझ गया कि यही वो पिशाच है। तभी उस पिशाच ने मुझसे कहा, क्या हुआ डॉक्टर बाबू, पानी नहीं पिएंगे? पी लीजिए, फिर खाना भी मिलेगा। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस पिशाच का चेहरा देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मगर तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई, जो कि खुला हुआ था। क्योंकि उस पिशाच के हाथ में बाल्टी थी, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं एक झटके से उठा और उस पिशाच के बगल से होकर दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगा। मैं जानता था कि अगर मैं नदी की ओर भागूंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए मैं दूसरी ओर भागने लगा। थोड़ी दूर भागते ही मुझे बस्ती जैसा कुछ दिखाई दिया। मैं उन्हीं में से एक घर के दरवाजे पर गया और चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे पूरी बात बताई। तब उसने कहा, हाँ बेटा, वो पिशाच था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम मौत को छू कर आए हो। पूरी रात मैंने उस बूढ़े आदमी के घर में कटाई और सुबह होते ही वहां से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज से लगभग 18 से 20 साल पुरानी होगी। तब मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की रही होगी। उस जमाने में गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता था। हमारे गांव में किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना बिजली थी, ना ही पानी था, और ना ही लोगों के पास पक्के मकान हुआ करते थे। लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे। पानी दूर किसी नहर से लाया जाता था और रात में उजाले के लिए लालटेन का सहारा लिया जाता था। मेरे गांव से बहुत सारे दोस्त हैं, मगर मेरा एक दोस्त बहुत खास था। सूजल और मैं हमेशा एक साथ रहा करते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग हमें जय और वीरू बोलते थे। उठना बैठना खाना पीना सब हमारा साथ में ही होता था। एक शाम की बात है, हमें बगल के गांव से शादी में खाना खाने का न्योता आया हुआ था। दरअसल बगल के गांव में रहने वाले हमारे एक दोस्त के बड़े भैया की शादी थी, तो उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया था। क्योंकि उस जमाने में यातायात का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो हम दोनों दोस्तों ने तय किया कि हम अपनी साइकिल लेकर जाएंगे, क्योंकि बगल का गांव हमारे गांव से अच्छा खासा दूर था और चलकर जाने में काफी समय लग जाएगा। ऊपर से हम दोनों को लौटना भी है। जिसके बाद शाम के करीब 7 बजे तक हम दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर बगल के गांव की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि मौसम ठंड का था, इसलिए शाम 7 बजे ही काफी रात की तरह प्रतीत हो रहा था। खैर, हम दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए साइकिल चलाकर आगे बढ़ते रहे। आमतौर पर अगल बगल के गांव ज्यादा दूर नहीं होते हैं, पर यह गांव इसलिए दूर था क्योंकि बीच में बहुत घना जंगल पड़ता था। खैर, कुछ आधा एक घंटा साइकिल चलाते रहने के बाद हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वहां जाकर पहले तो हमने सारे लोगों से मुलाकात की, फिर इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए और अंत में रात के करीब 9 बजे के आसपास हम सारे दोस्त खाना खाने बैठे। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और भूख भी काफी तेज लगी थी, जिस वजह से हमने दबाकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद वापस निकलने की तैयारी में लग गए। हमारा वो दोस्त जिसके भाई की शादी थी, वो हमें रुकने के लिए बहुत बोल रहा था, मगर हम नहीं रुके। घर पर बोलकर नहीं आए थे कि हम रुकेंगे, इसलिए हम दोनों ने साइकिल उठाया
और वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़े। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी, साथ ही ठंड ने भी अब अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। हम दोनों को साइकिल चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम काफी धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। अभी हम दोनों साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सूजल बोला, यार ऐसे चलते रहेंगे तो काफी समय लग जाएगा ना, एक काम करें, चल दूसरे रास्ते से घर चलते हैं। इस पर मैंने कहा, दूसरा रास्ता मतलब वो लालगंज जंगल वाला रास्ता? पागल है क्या, उधर से नहीं जा सकते हैं, घर वालों ने मना किया ना जाने से। इस पर सूजल बोला, अबे घर वालों को कहाँ पता चलेगा, और ऐसे ठंड में कितनी देर साइकिल चलाते रहेंगे हम लोग। मुझे भी सूजल की ये बात ठीक लगी, मगर लालगंज जंगल वाले रास्ते से जल्दी कोई आना जाना नहीं करता है, रात में तो और भी नहीं। पर क्यों ये हमें नहीं पता, घर वाले बस हमें उस रास्ते पर जाने से मना करते हैं, उसका कारण नहीं बताते। तभी मैंने सूजल से कहा, चल ठीक है, उधर से ही चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जिसके कुछ देर बाद सामने मोड़ से हमने साइकिल को उस लालगंज जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और जंगलों से घिरा हुआ था। हालांकि आसमान पर चांद खिला था, मगर घने लंबे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी सही से रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। वैसे हम अपने साथ एक एक बैटरी टॉर्च भी लेकर आए थे, जिसकी रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। अब ठंड का ये हाल था कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ हो जाएं। हम दोनों बहुत मुश्किल से साइकिल चला पा रहे थे। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सूजल बोला, कुछ अजीब लग रहा है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं अजीब लग रहा, पता नहीं गांव वाले क्यों इस रास्ते पर आने से मना करते हैं। इस पर मैंने कहा, नहीं यार, मुझे भी तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, सामान्य ही तो है सब। यही सब बात करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम दोनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने रास्ते पर एक नाली के ऊपर बने पुल जैसे चबूतरे पर गई। तो वहां मैंने जो देखा वो देखकर मेरे से साइकिल अपने आप ही रुक गई। शायद सूजल की भी नजर उस चीज पर पड़ गई थी, तभी तो वो भी साइकिल रोककर चुपचाप खड़ा था। दरअसल उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ी अम्मा सफेद साड़ी पहने सिर झुकाकर बैठी हुई थी। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर इतनी रात गए ये बूढ़ी अम्मा आई तो आई कहां से, यहाँ इस सुनसान रास्ते पर कर क्या रही हैं। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था और मन में ये विचार भी था कि कहीं इन अम्मा को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। पर यह है कौन, कहाँ रहती है, यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है। यही सारे सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे। सुजल और मैं आपस में एक दूसरे का चेहरा अभी ताक ही रहे थे कि तभी एकदम से वो औरत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वो औरत काफी जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी सांसें मुझे काफी जोर से सुनाई दे रही थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा अचानक से हमारी तरफ आगे बढ़ने लगी। उन्होंने अभी भी अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। अभी मैं और सुजल उन अम्मा को देख ही रहे थे कि तभी मेरी नजर उन अम्मा के कद काठी पर गई। वो अम्मा जितना हमारे करीब आ रही थी, उनकी लंबाई उतनी ही बढ़ती जा रही थी। हर एक कदम के साथ उनकी लंबाई काफी बढ़ जा रही थी और अब उस औरत का चेहरा भी हमें नजर आ चुका था। उसका चेहरा काफी ज्यादा भयानक था। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके हाथ पैर के नाखून काफी बड़े बड़े थे। मुझे और सुजल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर के मारे हमारे मुंह से आवाज तलक भी नहीं निकल पा रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपना 6 फीट लंबा हाथ मेरी ओर बढ़ाया
और धक्का देकर मुझे साइकिल से नीचे गिरा दिया। सुजल मुझे अभी उठाने जा ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने दूसरे हाथ से सुजल का गला पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया। सुजल को फेंकने के बाद उस औरत ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरा गला दबाने लगी। अभी मेरी जान निकलने ही वाली थी कि तभी सुजल जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। तो सुजल के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से मेरा गला छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। फिर मैं और सुजल वापस खड़े हुए और घर भाग गए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। अगर सुजल नहीं होता या फिर वो मुझे छोड़कर भाग जाता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।